हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, इसका नाम है। तो इसके अंदर हम समझते हैं दोस्तों बड़े क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, मतलब मैंने एक वीडियो और बना रखा है पार्ट 1। इसमें मैंने छोटे क्वेश्चन बताए हैं और इसके अंदर कुछ मेरे को लगे कि इम्पोर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन है, तो इसको मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों, क्योंकि मैंने 18 तक पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, ठीक है। अब हम समझते हैं 19 क्वेश्चन है। BF3 की संरचना समतल त्रिभुजीय है जबकि NH3 की पिरामिडीय है, क्यों? दोस्तों इसमें BF3 की बता रहा है ये समतल त्रिभुजीय और NH3 की बता रहा है पिरामिडीय। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ है आप लोग समझिए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए F3 है यहाँ पर भी और यहाँ पर NH3 है, मतलब संख्या में तो समान समान है, बाकी केंद्रीय परमाणु तो नाइट्रोजन और बोरॉन अलग अलग है। अब ऐसा क्यों हुआ है देखिए। अब हम बात कर लेते हैं अगर दोस्तों BF3 की, तो BF3 होता है इसमें अगर देखा जाए हम संकर्ण निकाल करके, तो जो आपका बोरॉन होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। अब इसमें बाहर वाले दो होंगे वो भाग लेंगे, है ना। तो फर्स्ट होता है इसमें आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट होती है इसमें। तो आद्य अवस्था में सिंपल हम क्या करेंगे, 2s2 में कितने हैं भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन और s का एक ही कक्षक होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p के अंदर कितने कक्षक होते हैं, मतलब p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। अब ये तो इसकी आद्य अवस्था हो गई। अब हम बात करते हैं उत्तेजित अवस्था की। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर चला जाएगा खाली वाले में, ठीक है। तो ये उत्तेजित अवस्था आप देखिए ध्यान से। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें आ जाएंगे 2। फिर संकरित अवस्था में क्या होगा, फिर संकरित अवस्था में ये तीनों होते हुए आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब कि हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका F3 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ में युग्म बना लेंगे, बंध बना लेंगे। इसका मतलब संकरित कक्षक कितने बनेंगे, यहाँ पर 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। संकरित कक्षक कितने बनेंगे 3। इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे F3 होता है FF के आ जाएंगे। तो इसमें आपका संकरण कौन सा हुआ, देखिए S होता है इसका एक कक्षक है और P के कितने कक्षक है 2 कक्षक है। तो S का एक कक्षक, P के कितने कक्षक है 2 कक्षक भाग लिए, तो कौन सा संकरण निकल के आएगा sp2। और जिसका भी sp2 संकरण निकल के आता है इसकी ज्यामिति की हम बात करेंगे तो वो कौन सी होती है, समतलीय या समतल त्रिभुजीय। कैसी होती है, समतलीय त्रिभुजीय होती है। अगर हम बात कर लेते हैं NH3 की, तो NH3 में देखा जाए तो इसको मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो इसमें आ जाएगा 2 और 5। तो भाई तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, अर्थात नाइट्रोजन ने 3 बंध तो बना रखे हाइड्रोजन के साथ में, 3 बंध तो बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ में, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेंगे ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर मैं इसका संकर्ण निकालना चाहता हूँ तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है और लोन पेयर संकर्ण भाग लेता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल 4। और जिसका भी 4 होता है ना वो संकर्ण कौन सा बताते हैं, sp3। कौन सा संकरण बताते हैं, sp3। sp3 संकरण के लिए जो ज्यामिति या आकृति होती है चतुष्फल की होती है, बट इसमें एक लोन पेयर होने की वजह से NH3 होता है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। आ रही बात समझ में, तो इस कारण से होता है ऐसा। अब लोग आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। देखिए BF3 की संरचना समतल त्रिभुजीय होती है क्योंकि BF3 में एक S कक्षक एवं 2 P कक्षक संकरित होकर 3 नए sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। अभी आपको मैंने समझाया, इसमें क्या होता है आपके एक S कक्षक और 2 P कक्षक, ठीक है। उत्तेजित अवस्था के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें संकरण करके संकरित होकर के वो sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं या संकरण आता है, ठीक है। अणु में बंध कोण का मान, हालांकि बंध कोण को मैंने नहीं बताया, बंध कोण का मान होता है जो BF3 होता है इसमें 120 डिग्री होता है और BF3 में B के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार को दर्शाया गया है, जो कि आपको मैंने पहले समझा दिया इसको, ठीक है। यह आद्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था। आद्य अवस्था में सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, उत्तेजित अवस्था में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको अयुग्मित कर देंगे। फिर हम जो उत्तेजित अवस्था में आपका F3 होता है उसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएंगे, तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा, ठीक है।
तो sp2 संकरण के लिए कौन सी हो जाएगी, समतलीय त्रिभुजीय संरचना। ठीक है, तो Bf3 का क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं NH3 का। देखिए, जबकि समझना ध्यान से, जबकि NH3 में sp3 संकरण पाया जाता है, एक संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। हालांकि ये प्रतिकर्षण मैंने आपको नहीं बताया है। देखो, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन उसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बाकी 3 बंध बना रखे होंगे सिग्मा हाइड्रोजन के साथ में। अब इसका संकरण निकालोगे तो 3 तो सिग्मा, एक लोन पेयर, संकरण आ जाएगा sp3। ठीक है, बाकी आप प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन होते ना। अब इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाले मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो इन सिग्मा बंधों को प्रतिकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण करके पिरामिड जैसी आकृति बना देगा। ठीक है, जिसके कारण से बंध कोण का जो मान होता है वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। तो इसमें जो कोण होगा बीच में प्रतिकर्षण की वजह से वो कितना होगा, 106 डिग्री 45 मिनट का होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के मध्य की बात करेंगे तो दोस्तों NH3 होता है, इसमें sp3 संकरण होने की वजह से और साथ में जो लोन पेयर होता है इसके प्रतिकर्षण होने की वजह से इसकी आकृति देखा जाए तो पिरामिड जैसी दिखती है, पिरामिड होती है। बट Bf3 होता है, इसकी sp2 संकरण होने की वजह से कैसी आकृति होती है, समतलीय त्रिभुजीय होती है। आप लोग इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 20 क्वेश्चन हो जाएगा। CO2 अध्रुवीय है जबकि SO2 ध्रुवीय है, क्यों? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो CO2 होता है अध्रुवीय जबकि SO2 ध्रुवीय, ऐसा क्यों, इसको समझते। देखिए, CO2 ध्रुवीय बंध उपस्थित होने के बावजूद, अब CO2 के अंदर ध्रुवीय बंध तो ध्रुवीय है ना, बंध तो कैसा है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय बंध उपस्थित होने के बावजूद भी वो अध्रुवीय है, क्योंकि CO2 का द्विध्रुव आगुण होता है वो शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है, समझिए। कार्बन होता है ना, कार्बन उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 और 4, अर्थात बाह्यतम कोश में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। बट उसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में साझा कर लिया, मतलब कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझे में दे दिया भाग में, मतलब उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है खाली। और जो जुड़ने वाला आपका ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, लेकिन वो दोनों ऑपोजिट साइड में। तो ये होगा ऑक्सीजन, वो उसके बंधित इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा और ये जो ऑक्सीजन होगा वो इस तरफ खींचेगा। मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में वो क्या करेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। और साथ में इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका जो द्विध्रुव आगुण होता है वो निरस्त हो जाएगा, हम कह सकते हैं शून्य होता है। ठीक है, किसका, CO2 का। तो CO2 का द्विध्रुव आगुण होता है वो शून्य है, जो यह प्रदर्शित करता है कि बंधों में ध्रुवणता होने के बावजूद भी सदिश योग के कारण एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव को समाप्त कर देता है। वही बात मैंने की, एक द्विध्रुव होता है दूसरे द्विध्रुव को क्या करता है, समाप्त कर देता है, जबकि SO2 में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करोगे कि सर यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है तो ऑपोजिट नहीं खींचेंगे, नीचे की तरफ ही है, मतलब ये विपरीत नहीं है ना। और S होता है इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपने अभी ऊपर देखा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करेंगे तो ये दोनों नीचे की तरफ होंगे। तो ये भी खींचेंगे ऑक्सीजन, लेकिन वो एक ही तरफ खींचेंगे, विपरीत साइड नहीं खींचेंगे। ठीक है, दोनों को। तो इस कारण से इसका द्विध्रुव आगुण होता है समाप्त नहीं होता है, तो कुछ होता है इसका द्विध्रुव आगुण, जिसके कारण से ये SO2 होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। आ रही बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन है जाएगा 21। MgSO4 जल में विलय है, मतलब जल में घुलता है, जबकि BaSO4 बेरियम सल्फेट इसको बोलते हैं और इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 अविलय है, मतलब ये जल में घुलता नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, समझिए इसको ध्यान से। दोस्तों इसमें क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम यहाँ पर समझ लेना आप लोग, ये पहले वाले का है। मैग्नीशियम होता है, इसका परमाणु संख्या होती है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 2। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और ये क्या बनाता है, Mg2+। हालांकि ये मैंने आपको पहले ऐसे बता दिया, बट आप समझिए कि जो MgSO4 होता है ना,
वो टूटता है तो इसमें Mg होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है SO4 को, तो वो क्या हो जाता है Mg2+ और SO4 हो जाएगा SO4 2-। Mg होता है वो आकार में छोटा हो जाएगा। पहले इसके पास में 2 8 2 थे, मतलब 3 कोश थे, अब कितने कोश बचेंगे? ओनली फॉर 2 कोश बचेंगे, तो आकार छोटा है इसका। आकार छोटा होने के कारण से Mg2+ आयन होता है, उसके चारों ओर जो जल के अणु होते हैं वो आ जाते हैं, और जल के अणु आ जाने से जो SO4 होता है इसका आकर्षण कम हो जाएगा, और इसका आकर्षण कम होने की वजह से जो आपका MgSO4 होता है वो आसानी से क्या करता है? जल में घुल जाता है। बट यहाँ पर आप समझिए BaSO4 को, तो BaSO4 में क्या होता है? BaSO4 भी टूटेगा, है ना, तो BaSO4 भी प्लस माइनस में टूटेगा, ठीक है, प्लस माइनस में टूटेगा। बट Ba होता है इसका आकार होता है बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण से उसके चारों तरफ आएंगे सही जल के अणु, फिर भी इसका क्या होता है? आकार बड़ा होने के कारण से इसका आकर्षण होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, देखिए MgSO4 की जल में विलेयता MgSO4 के Mg2+ आयन अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिसके कारण Mg2+ आयन प्रभावी क्रिस्टलन संकुचन के लिए जल के अणुओं से घिरा रहता है। तो वो क्या करता है? प्रभावी क्रिस्टलन संकुचन होता है, उसके लिए जल के अणुओं से घिरा रहता है। जल के अणुओं से घिरे होने के कारण Mg2+ और SO4 2- के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। वही बात मैंने आपको बोली कि Mg2+ और SO4 के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। आकर्षण बल कम होने के कारण से MgSO4 की जालक जो ऊर्जा होती है वो विलायक ऊर्जा से कम हो जाती है। अब इसमें एक थोड़ा सा समझने जैसी बात यह है कि इसको क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। अगर जालक ऊर्जा, देखो ये बंधे हुए इसकी बोलते हैं जालक ऊर्जा, बट यहाँ पर वो टूट जाते हैं और फिर जल के अंदर घुलते हैं, ठीक है। तो घुलने की जो ऊर्जा होती है, घुलाने की, वो होती है विलायक ऊर्जा, और टूटने वाली हो जाएगी जालक ऊर्जा। तो विलायक ऊर्जा से कम हो जाती है, जो जालक ऊर्जा होती है विलायक ऊर्जा से कम हो जाती है। सिंपल सी बात आप समझिए कि MgSO4 की जालक ऊर्जा होती है कम हो जाती है। इस कारण से जो MgSO4 होता है वो जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है, विलय होता है। बट हम बात कर लेते हैं BaSO4 की, तो BaSO4 की विलेयता की अगर बात की जाए तो जब BaSO4 को जल में मिलाया जाता है तो जल की विलायक ऊर्जा होती है, जो जल की विलायक ऊर्जा होती है BaSO4 की जालक ऊर्जा अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। इसका उल्टा समझ लीजिए आप लोग, MgSO4 की जालक ऊर्जा कैसी है दोस्तों? कम है। BaSO4 की जालक ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। कन्फ्यूजन मत होना, MgSO4 की जालक ऊर्जा कम है, विलायक ऊर्जा ज़्यादा है। BaSO4 की जालक ऊर्जा ज़्यादा है, विलायक ऊर्जा कम है, ठीक है। तो विलायक ऊर्जा जिसकी कम, वो कम घुलेगा, तो BaSO4 होता है वो जल में कैसा होता है? अविलय होता है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को वापस बैक कीजिए और इसको वापस ध्यान से समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 22, NH3 का विद्युत आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, समझाइए। जो आपका NH3 होता है इसका विद्युत आघूर्ण, या फिर आप इसको द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है, NF3 से अधिक होता है, ये कहना चाहता है। मैं इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से क्या होता है। NH3 होता है, इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, वही बात है जो नाइट्रोजन होता है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बंध बना रखे हाइड्रोजन से, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजन होता है इसकी विद्युत ऋणता होती है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो वो क्या करता है, जो बंधित इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ओर खींचता है। हालांकि मैंने ये गलत शर्त ना बताइए, क्योंकि NH3 होता है इसकी पिरामिडी होती है ऐसे, ठीक है, ये नीचे होते हैं, आप लोग समझ लेना इसको ऐसे, मैंने आपको इसको पहले भी बताई थी। अब जो नाइट्रोजन होता है ना वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो इसका जो भी आघूर्ण है वो ऊपर की ओर है, ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, और हाइड्रोजन होता है वो उनकी विद्युतता नाइट्रोजन से कम होने की वजह से ये भी अपने बंधित इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी इस नाइट्रोजन की तरफ क्या करने देते हैं?
खींचने देते हैं या आकर्षण होने देते हैं, अर्थात इनका जो द्विध्रुव गुण होता है वो एक ही तरफ होता है। दूसरी साइड देखते हैं हम लोग NF3 की। NH3 में भी 3 है, F मतलब कि वही भी है, सिंपल पिरामिड ही है, F। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर की ओर खींचता है आपका नाइट्रोजन। यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अब नाइट्रोजन नहीं खींचेगा, कौन खींचेगा? आपका फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। तो नाइट्रोजन ऊपर की ओर खींच रहा है और फ्लोरीन नीचे की ओर खींच रहा है। इस कारण से जो आपका NF3 होता है, इसका द्विध्रुव आगुण या विद्युत आगुण होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किससे? NH3 से। किससे कम हो जाता है? NH3 से। तो NH3 होता है इसका एक ही तरफ होने की वजह से इसका विद्युत आगुण होता है वो ज़्यादा होता है। किससे? NF3 से। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। देखिए, NH3 का विद्युत आगुण NF3 से अधिक होता है क्योंकि NH3 में N मतलब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण NH मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का आगुण होगा, ठीक है, वो नाइट्रोजन की ओर होगा। NH3 की बात हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन एक ई ओर होगा, इसकी ओर ही खींचेगा। एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का आगुण तीनों NH मतलब तीनों की तीनों आपके NH होंगे। बंधों के परिणामी आगुण एक ही तरफ होता है, जिसके कारण NH3 का द्विध्रुव आगुण होता है वो ज़्यादा होता है या अधिक होता है। परंतु NF3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता F से कम है, मतलब कि F की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ठीक है। जिस कारण NF बंध आगुण F की तरफ होता है, मतलब F अपनी तरफ खींचेगा और नाइट्रोजन खींचने की कोशिश तो करेगा, है ना। तो F की तरफ होता है, इसलिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का आगुण NF बंध के आगुण के विपरीत। अब देखिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो आगुण होता है वो नाइट्रोजन की ओर है, मतलब नाइट्रोजन अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। जो आपका F होता है वो विपरीत खींचने की कोशिश करता है, तो विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण NF3 का द्विध्रुव आगुण होता है वो कम होता है। ओके, समझ आ चुका है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो 22 क्वेश्चन का तो ले सकते हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल है, 23 क्वेश्चन। NH3 में आबंध कोण PH3 से अधिक होता है, क्यों? अब इसमें भी सेम टू है। NH3 होता है, इसमें आबंध कोण की बात की जा रही है। PH3 होता है, उससे ज़्यादा होता है, ये कहना चाहता है। समझिए, नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन के बंधित इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ये खींचने की कोशिश करता है ऊपर की ओर, तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन होते फैल के ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य प्रतिकर्षण भी होता है इनके बंधों के मध्य, ठीक है। हालांकि ये करेंगे ऊपर वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, परंतु दोस्तों नाइट्रोजन होता है इसकी विद्युतता हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कारण से वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे फैलाव ज़्यादा होगा। यहाँ पर फास्फोरस होता है, वो हाइड्रोजन खींचने की कोशिश तो करेगा उसके बंधित इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फास्फोरस होता है इसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से बहुत ही कम होती है, तो इसका फैलाव होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनेगा यहाँ पर वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो इनका फैलाव कम होने से इनका जो बंध कोण होगा वो 91 डिग्री होता है और इसका कितना होता है? 107 डिग्री होता है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, NH3 तथा PH3 दोनों ही वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड है। अब इसमें दोनों के जो हाइड्राइड हैं यानी कि NH3 और PH3 वो वर्ग 15 के तत्व ही हैं, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस वर्ग 15 के तत्व ही हैं, उसके हाइड्राइड है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक होती है, वही बात है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है विद्युत फास्फोरस से। परिणाम स्वरूप साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंधों में नाइट्रोजन तत्व की ओर ज़्यादा है। जो भी साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन के मध्य जो आबंध है उसमें नाइट्रोजन अपनी ओर खींचने की ज़्यादा ताकत रखता है, ज़्यादा खींचता है, ठीक है, नाइट्रोजन की ओर ज़्यादा है, जबकि पीएच आबंध में यह फास्फोरस तत्व की ओर कम होता है, क्योंकि फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण से नाइट्रोजन तत्व के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण प्रतिकर्षण भी बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऊपर वाले प्रतिकर्षण करेंगे और नीचे वाले आएंगे तो उसको भी वो प्रतिकर्षण करेगा, तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। NH3 में, ये हालांकि मैंने डबल बार लिख दिया है, NH3 समझ लेना आप। NH3 में बंद कोण होता है, वो बंद कोण कितना होता है, 160 डिग्री, जबकि PH3 होता है, इसमें बंद कोण कितना होता है, 91 डिग्री होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।